कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डेट क्या है आज? 27/01/2024। ठीक है, तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ये करते हैं कि वो लोग भाई फार्मूला लिख करके दे देते हैं, जैसे कि ये वाला हम लोगों ने नाम लिखा था, AgNH3 का होल ट्वाइस, और ये पॉजिटिव आयन। ठीक, तो इसका भाई कहेंगे नाम लिखो। तो इस तरीके से सवाल पूछते हैं। ठीक, एक काम ये करेंगे वो लोग कि फार्मूला नहीं देंगे, वो नाम लिख देंगे। कहेंगे डाई एमीन सिल्वर 1 आयन, ऐसे लिख देंगे। तो कहेंगे फार्मूला बताओ। ठीक है, तो ये दो तरीके से सवाल दे सकते हैं। तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग? सिल्वर है ना, तो सेंट्रल में कौन रहेगा? सिल्वर रहेगा। इसके बाद कौन है? अमोनिया है ना, तो ये हो गया। एमीन है ना, डाई एमीन, कितने एमीन? दो हैं, तो दो लिखेंगे। आयन है तो प्लस आयन लिखा जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा तैयार हो गया। ठीक है, तो अब हम जो है टू ड्रा द स्ट्रक्चर फ्रॉम आईपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड, तो अगली हेडिंग ये वाली है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड को हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, है ना। तो हमारे पास जो पहला है कंपाउंड, वो है हेक्सामीन। हेक्साएमीन कोबाल्ट 3। हर एक क्वेश्चन हर तरीके से जो पूछा जाता है मैं लिखवा रहा हूँ, ताकि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपको फार्मूला बनाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोबाल्ट है ना, तो कोबाल्ट हो गया। फिर एमीन कितने हैं? 6 है ना, तो पहले तो एमीन लिख दो, फिर इसका 6 कर दो, फिर स्पेयर बना दो। फिर क्या है? क्लोराइड। कितने क्लोराइड बोला है भाई? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट से पता लगेगा ये कितने पे है, +3 पे, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 क्लोरीन लगे होंगे, है ना। ठीक है, तो 3 क्लोराइड। क्लियर, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद है दूसरा। दूसरा कंपाउंड जो दिया गया है वो है टेट्रा एक्वा डाई नाइट्राइड। टेट्रा एक्वा नाइट्राइड, डाई नाइट्राइड, एक सेकेंड, एक सेकंड। हाँ, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो। टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम 3 नाइट्रेट। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बनाएंगे? इसका भी आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्या है? क्रोमियम है। तो सबसे पहले क्या किया करो? सेंट्रल मेटल को फिक्स करो। ठीक, क्रोमियम है।
फिर क्या है, एक्वा है। एक्वा मतलब वाटर, और ए से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा, ए ही आएगा, तो एक्वा ही पहले आएगा, है ना। कितने वाटर लगे हैं, 4, टेट्रा है ना, 4। डाई क्लोराइडो बोला गया, इसका मतलब 2 क्लोरीन भी छुपे होंगे अंदर, है ना। और ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसके बाद क्या बोल दिया गया, नाइट्रेट, तो NO3। बन गया आंसर। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो इतने में। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, तो सभी लोग रिवाइज करके भाई बैठा करो, है ना, जो पढ़ाया जा चुका हो। तीसरा क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, टेट्रा अमीन एक्वा ब्रोमाइडो, ये सेम है भाई, लिख लेना, बना लेना आप लोग, है ना। कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, कर लेंगे, है ना, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। एक ये ले लो। चौथा, पोटेशियम पेंटा साइनो नाइट्रो एन कोबाल्ट 3। ठीक है, तो इसको देख लो। इसमें पोटेशियम है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे K3, 5 बार साइनो है, पेंटा साइनो, तो CN का होल 5। ठीक है, फिर क्या है, नाइट्रो N, तो O। इसका कॉन्सेप्ट है थोड़ा समझना अभी, है ना। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। अब नाइट्रो N क्यों लगा है यहाँ पे, देखो, नाइट्रो जो है, ये वाला नाइट्राइड वाला, है ना, ये जो है, ये कैसा है, एम्फीडेंटेट है। एम्फीडेंटेट या एम्बीडेंटेट है, ठीक है। तो मतलब ये है कि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है। जब नाइट्रोजन देता है तो N लिखते हैं, जब ऑक्सीजन देता है तो O लिखते हैं। पहले नाइट्रो ही लिखा जाएगा, उसके बाद N डैश करके या O लगाया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ऑक्सीजन, तो O लगा दोगे। इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे रहा है तो क्या लगा दोगे, N लगा दोगे। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। चलिए, और भी हैं तमाम सारे, तो जितने भी आपको नामनक्लेचर मिले सारे कर डालो, है ना। खूब सारी प्रैक्टिस कर लो भाई। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कुछ हम भेज देंगे, तो उन सभी को आप लोगों को करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगला टॉपिक है हम लोगों का, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग कैसे होती है, ये बात एक्सप्लेन की थी सबसे पहले वर्नर ने, वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी। क्लियर। तो वर्नर साहब ने क्या क्या बताया वो सब जानते हैं हम लोग। देखो, इनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, अकॉर्डिंग टू वर्नर, ठीक है, सेंट्रल मेटल
इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शोज, ये वैसे हम सब पढ़ा चुके हैं, सिर्फ हमें फिर से रिवीजन करना है ना। शोज टू टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। कितने तरीके की वैलेंसी होती है? दो तरीके की वैलेंसी होती है। ठीक है, कौन कौन सी? ये सब बातें आप लोगों को पता है ना। जो पहली वैलेंसी है वो क्या है? जो पहली वैलेंसी है वो क्या है? प्राइमरी वैलेंसी, है ना। प्राइमरी वैलेंसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, है ना। ये कैसी है बेटा? नॉन डायरेक्शनल है। कैसी है? नॉन डायरेक्शन एंड आयोनाइजेबल। कैसी है? आयोनाइजेबल, यहीं पे लिख देते हैं। ओके, कैसी है? नॉन डायरेक्शनल एंड आयोनाइजेबल वैलेंसी। ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड प्रदर्शित कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, ऐसे लिख देते हैं, डॉटेड लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से डॉट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये हो गई हमारी प्राइमरी वैलेंस। ठीक है, ओके, डॉटेड लाइन। अब आते हैं सेकेंडरी वैलेंसी पे। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है अकॉर्डिंग टू वर्नर, ठीक है, इसी को क्या कहते हो? कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी को हम लोग क्या कह रहे थे? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कैसी है? नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी एंड इट इज डायरेक्शनल। अभी हम एक बात समझा देंगे, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है इन नेचर। दो बातें ध्यान रखना कि अभी हमें डिस्कस करना है, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल, है ना। नॉन डायरेक्शनल एंड डायरेक्शनल, ठीक है, ये दो बातें हम लोगों को जाननी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। कैसे? इस तरीके, है ना। ठीक है, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है कैसी है? डायरेक्शनल है ना। तो डायरेक्शनल है तो इसका मतलब ये देगी हमें प्रोवाइड डेफिनिट शेप एंड ज्योमेट्री। क्या मिलेगा? डेफिनिट शेप एंड ज्योमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, माइक ऑफ कर दो बेटा। प्रोवाइड डेफिनिट शेप एंड ज्योमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम फिर से एक बार जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे तो वहां पे मैंने बताया था, नहीं याद होगा लेकिन जान लो। ठीक है, प्रोवाइड डेफिनिट शेप एंड ज्योमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अगर पता चल गया तो शेप ज्योमेट्री क्या है सब कुछ हम लोगों को पता लग जाता है। समझ में आ गई बात? जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, प्राइमरी वैलेंसी,
ये मेटल पे होती है ना। और ये सेटिस्फाई होती है, सेटिस्फाई बाई निगेटिव आयन। कोई निगेटिव आयन आएगा, जुड़ेगा, तभी ये उससे सेटिस्फाई होगी, है ना। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ये कैसे सेटिस्फाई होती है। हम्म, एक सेकेंड। पॉजिटिव आयन, सेकेंडरी वैलेंसी इसी का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नॉन मेटल पे होती है ना। और ये कैसी है, सेटिस्फाई बाई पॉजिटिव आयन। ठीक है। या फिर इसी को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, वैलेंसी की। तो इनको अच्छे से हम लोग याद कर लेंगे। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। नो सर। ओके। ठीक। तो इसके आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें हम प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाते हैं आपको। ठीक है। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है बड़े प्यारे हैं। क्या नाम है, K4 FeCN का होल 6। ठीक। और इधर जो है वो क्या लेंगे, क्रोमियम अमोनिया का होल 6 और 3 क्लोराइड। एक हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव आयन ले लिया, और एक हमने निगेटिव आयन ले लिया, है ना। तो ये वाला जो होता है वो कैसा होता है, निगेटिव आयन। और ये वाला जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव आयन। ठीक है। जी सर। एक एक को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, सेंट्रल मेटल आयरन। तो आयरन को सेंटर में करो। ठीक है। आयरन को हम किस में करेंगे, सेंटर में करेंगे। इसके बाद क्या है, जो हमारी डॉटेड लाइन होगी वो प्राइमरी वैलेंसी होगी। ठीक है। डॉटेड लाइन K4 सेटिस्फाई कर रहा है ना, K4। ओके। तो ये देखो इस तरीके से बनते हैं स्ट्रक्चर, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ये है ना, 4 आयन हमारे पोटेशियम के सेटिस्फाई हो गए। ओके। अब 6 आयन ऐसे होंगे जो लगेंगे इसके साथ, लेकिन वो कैसे होंगे, सॉलिड लाइन के साथ होंगे। ठीक है। तो ये हो गया Cn, ये हो गया Cn, ये हो गया Cn, और ये हो गया Cn। लेकिन बाकी कहाँ पे लगेंगे उनको भी देख लेते हैं, है ना। तो बाकी जो है वो साइड में लगेंगे इस तरीके से भाई। हम्म हम्म हम्म, ऐसे Cn। हम्म ऐसे Cn। और एक इसके साथ में हो जाएगा किनारे से Cn। ठीक। तो अब समझ में आया, ये जो डॉटेड लाइन है ये प्राइमरी वैलेंसी है ना, और जो ये सर सॉलिड लाइन वाले हैं Cn है, ये सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रहे हैं। हाँ बोलो। सर साइन में तो सर 6 है, इसमें तो सर 8 आप तो कर दिए। सर सीएन। एक एक सेकंड, एक सेकंड, रुको रुको रुको। हाँ, एक सेकंड रुको, दो गायब हो जाएंगे अभी खटाक से। ठीक है। ये लो, एक सेकंड रुको, मैं फिर से बना दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक। हाँ, थैंक यू भाई। देखो, ये आयरन है हमारे पास। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी वाली बना ले रहे हैं। ठीक। तो Cn, Cn,
ठीक, इस तरीके से CN CN, ठीक, CN CN, ठीक है। अब तो 6 हैं, बोलो। सर जी। जी सर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जो प्राइमरी वैलेंसी उनको डॉटेड करके दिखा देंगे हम लोग, के के, और ये के, ठीक है। तो ये हो गई प्राइमरी वैलेंसी, और ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, तो इस तरीके से हम जो है स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ओके, इसी तरीके से हम इधर देख लेंगे। CR, और कितने अमोनिया है, 6 अमोनिया है ना। तो सबसे पहले हम लोग अमोनिया लगा लेंगे, NH3 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 NH3। अब बचे कितने, क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, है ना। तो जी तीनों सर। क्लोरीन को हम लोग लगाएंगे, देख लो अलग कलर से। Cl, हम्म Cl, ऐसा करते हैं, इसको हम 4 बनाए दे रहे हैं, ठीक। तो चारों ओर लगा दें तो सुंदर लगेगा थोड़ा, नहीं। सर जी लगा दीजिए। Cl, क्लियर। तो ये हो गई प्राइमरी, और ये वाली हो गई सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिखाया है ना, कोई अलग से नहीं आएगा बनाने के लिए जी तुम्हें, सर। जी ठीक है, सर। बस समझाने के लिए है। अब चलते हैं हम लोग कंडक्टिविटी पे, कंडक्टिविटी, ठीक। तो कंडक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली होती है नंबर ऑफ आयन, ये क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम बताएंगे पढ़ाएंगे तो वहां पे वांट ऑफ फैक्टर के बारे में सॉल्यूशन में डिटेल में जानेंगे। फिलहाल इतना जान लो कि कंडक्टिविटी जो होती है वो फ्री आयन जो होते हैं, जैसे जी सर। जी सर। हमारे पास NaCl है, इसमें हमने पानी डाला तो ये किसमें टूट गया, Na में और Cl में, ठीक। तो इसके वांट ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 2 हो गए। समझ में आ गई बात। तो वांट ऑफ फैक्टर मतलब कितने नंबर ऑफ आयन फ्री हैं जो मूव कर सकते हैं, जो वाटर में मूव कर सकते हैं, सॉल्यूशन में मूव कर सकते हैं। क्लियर। तो वही कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब हिंदी में कहते हैं चालकता। क्या कहते हैं, चालकता, लगता। ठीक। तो चलने की जो क्षमता होती है उसी को कहते हैं। अब भाई ऐसे नमक का ढर्रा तुमने डाल दिया पूरा पूरा पानी में, तो ये थोड़ी ना एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जी नहीं सर। जाएगा, है ना। लेकिन इसको आप तोड़ के डालो, है ना, सोडियम अलग जी। हो जाए, क्लोरीन अलग हो जाए, तो ये बढ़िया आराम से पानी में तैर लेंगे, है ना। जी सर। ये बिल्कुल वही कहानी यहाँ पे है, कंडक्टिविटी मतलब चलना, ठीक है। चलने की जो क्षमता होती है वो वांटा फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वांटा फैक्टर क्या है, जितने नंबर ऑफ आयन होते हैं सॉल्यूशन में वो, समझ गए। चलिए जी सर। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर, हाँ वांट ऑफ फैक्टर जो होता है, वांट ऑफ फैक्टर WVF से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, इससे स्मॉल आई से केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, अभी हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, तो वो कैसे जो है आप निकालेंगे ये सिखा रहे हैं, ठीक है। और ये आपकी NCERT का सवाल है,
एनसीईआरटी में दूसरे पेज या पहले पेज पे दिया गया है, देखना। ठीक है, तो क्रोमियम अमोनिया का होल 6 और ये हो गया Cl3। इसको हमने रिएक्ट कराया AgNO3 के साथ। ठीक, किसके साथ रिएक्ट कराया? AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया। यहाँ पे AgNO3 है हमारे पास। ठीक है, तो रिएक्शन होने से क्या होगा कि जो क्रोमियम है ये क्या करेगा, एक अमोनिया को नाइट्रेट के साथ भेज देगा। एक अमोनिया को क्या कर देगा? नाइट्रेट के साथ भेज देता है। ठीक है, तो एक अमोनिया यहाँ से कम हो जाता है और एक क्लोरीन को अंदर ले लेता है जो बाहर होता है। ठीक, एक क्लोरीन को बाहर से अंदर ले लिया। अब बाहर कितने क्लोरीन बचे? 2 बचे। और एक क्लोरीन जो अंदर गया है ना, वो सिल्वर के साथ इस तरीके से समझो बाहर निकल गया, ये मान लो। ठीक है, बस इस तरीके से। तो यहाँ पे जो आयन बनेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आयन कितने बनेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आयन कितने बने? ये देखो, ये माइनस के 3 आयन बनेंगे और एक ये प्लस का बनेगा। नहीं, 3 क्लोराइड आयन बनेंगे कि नहीं बनेंगे जब ब्रेकिंग होगी? ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्लोराइड आयन और एक प्लस का आयन। ठीक, तो टोटल यहाँ पे आयन कितने हो गए? 4 हो गए। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। समझ में आई बात? बोलो, जी सर। कोई सर मुझे दिक्कत? इसमें डाउट है। इसी तो तरीके सर से। आप हाँ। जो सर आप प्रोजेक्ट बनाए हैं इधर, हम्म। इसमें सर मुझे डाउट है, जो सर एन हम्म। एस थ्री टोटल पावर 5 कर दिए हैं, इसमें सर मुझे डाउट है थोड़ा। ये तुम भूल जाओ, जी ठीक क्योंकि सर। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है वन ऑफ फैक्टर। ठीक है। जी सर हाँ, जी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कितने AgCl बनेंगे। ठीक है, तो AgCl तुमको इतने ध्यान रखने हैं कि जितने Cl अंदर आएंगे, जितने Cl अंदर आएंगे जी उतने सर जी। AgCl बनेंगे। ठीक है, तो एक जी। Cl अंदर गया तो इसका मतलब AgCl कितने बने? एक। 3। क्लियर? इसी जी सर। तरीके से अगला देखो, क्रोमियम अमोनिया का होल 5। अब एक Cl अंदर ऑलरेडी आ चुका है ना। अब हमारे पास कितने क्लोरीन है? 2 बाहर। ठीक, अब इनको ब्रेक किया जाएगा तो यहाँ पे 2 माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो 2 माइनस और एक प्लस मिलकर के कितने बनाएंगे? आई 3। और जी यहाँ सर। पे AgNO3 से जब रिएक्शन करा देंगे, ठीक, तो यहाँ पे क्रोमियम अमोनिया, क्रोमियम हो गया, अमोनिया हो गया, और अमोनिया कितने? 4। ठीक है, और क्लोरीन अब अंदर कितने हो गए? 2। तो AgCl कितने हो जाएंगे अब? 2 Ag। समझ में आई बात? तो ये जी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी पे फर्स्ट पेज या सेकंड सेकंड पेज पे दिया गया है, देखना। जी। ठीक जी है, सर। इसी तरीके से अगला, क्रोमियम अमोनिया का होल 4 NH3। हम्म, और ये क्लोरीन 2 अंदर है, अब एक क्लोरीन बाहर है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, क्योंकि घटते जा रहे हैं ना। ठीक है, इसी तरीके से AgNO3 और ये क्रोमियम अब सारे अंदर आ जाएंगे, है ना। NH3 का होल 4 और Cl3, और जी। यहाँ पे 3 AgCl बाहर निकले। समझ में आई बात? तो ये जी सर। AgCl वाला क्वेश्चन पूछा गया है। हम्म, और यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर कितने हैं, ये पूछा था। तो इसको याद कर लो आप लोग, है ना।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। कोई दिक्कत हो तो पूछ लो आप लोग। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो वर्नर थ्योरी में ये एक्सप्लेनेशन हुआ हम लोगों का, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक और है, कोई दिक्कत हो सर? ठीक जी सर, हमें दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वर्नर। ठीक है, कॉमन शेप इन्होंने बताया, ज्यादातर इन्होंने कंपाउंड देखे तो उसमें देखा इन्होंने कि कॉमन शेप जो है, शेप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस का जो कॉमन शेप है वो देखने को इनको मिलता है टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये है पहला वाला। ठीक, और जो दूसरा वाला इन्होंने देखा वो देखने को मिलता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, या तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा कॉम्प्लेक्सेस का, या फिर ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, ये बात बताई किसने? वर्नर साहब ने। ठीक, इतनी बात बोल के वर्नर साहब का काम इसमें खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक, इसमें तो अगला टॉपिक जो है वो क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ी थी? केमिकल बॉन्डिंग में। तो आज फिर से रिवीजन करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दिस इज नोन एज वीवीटी। वीवीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये अजम्पशन है। क्या है? अजम्पशन है। अजम्पशन का मतलब होता है परिकल्पना, सोच, है ना। तो ये साइंटिस्टों की भाई सोच है, उनका मानना है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड, और ये कुछ सही है ना। देखो, इन्होंने कहा कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में लिगेंड बॉन्ड जो है ये बनता है बाय डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड टू द मेटल। और मेटल कौन? सेंट्रल मेटल, या फिर मेटल आयन, अगर आयनिक फॉर्म में है तो आयन। क्लियर? तो मतलब ये है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, ये कैसे बन रहा है? जब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करते हैं, दान में देते हैं, तब। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट, तो मेटल आयन जो है मस्ट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट किसे किए जाएंगे? उसी मेटल को किए जाएंगे जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, या वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डी ऑर्बिटल लिख दिया है, या वैकेंट ऑर्बिटल, और वैकेंट ऑर्बिट। ठीक है, तो वैकेंट ऑर्बिटल या वैकेंट डी ऑर्बिटल ज्यादा बढ़िया, क्योंकि आगे सब डी ऑर्बिटल वाले ही हम कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्बिटल। नेक्स्ट, और ये जो डी ऑर्बिटल हैं ये इन्वॉल्व होंगे इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। ठीक, और इनके अंदर क्या होगा? जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल। क्लियर?
तो ये पूरी कहानी हो गई इसकी बीबीटी की, ये बात मानी गई बीबीटी के अकॉर्डिंग। क्लियर? कितने वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए? ये देखो, जो मेटल है मस्ट हैव vacant orbital equal to the coordination number के। सी बाई एन का मतलब क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कितने वैकेंट डी ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए? जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना, जितनी सेकेंडरी वैलेंसी है उतने। क्लियर? नेक्स्ट बात समझिए, इफ n-1 डी ऑर्बिटल या ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल आर vacant, then complex inner orbital complex। तो जो कॉम्प्लेक्स है उसे क्या कहेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है? और अगर नहीं है तो इसको लिख लो अदरवाइज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको जरा समझ लो इंग्लिश में, है ना। होता क्या है कि अगर जो है ये n-1 डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, ठीक, तो कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर ऐसा नहीं है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो वो समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों बोला जा रहा है। ठीक है? तो अगर जिनकी समझ में नहीं आया ये पॉइंट तो थोड़ी देर के लिए वेट कर लो। ठीक है? अब समझते हैं, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स के अंदर, इन कॉम्प्लेक्स, ये बात हमने आप लोगों को वहां भी पढ़ाई थी, कहाँ पे? केमिकल बॉन्डिंग में। तो जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया, है ना। और अगर पेयर्ड है तब कैसा होगा? वो डायमैग्नेटिक होगा। सिंपल सी बात है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, है ना, ये सदाबहार है। क्लियर? जैसा हम लोग वहां पे पढ़ के आए केमिकल बॉन्डिंग में, वैसा ही यहाँ भी है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में है तो इसका मतलब वो एमओटी में पढ़ा था, है ना, पैरामैग्नेटिक। और अगर डबल इलेक्ट्रॉन है मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। सिंपल सी बात है। जी क्लियर? सर। जी सर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। VSEPR, एक आपने थ्योरी पढ़ी थी, VSEPR। ठीक है? तो इसमें हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है? और VSEPR का फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है? तो इसमें ये बता दिया जाता है, इस थ्योरी को हम एकदम शॉर्ट में पढ़ेंगे। इस थ्योरी में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसमें ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो रिपल्शन है वो किसमें? लोन पेयर में, फिर लोन जी पेयर और बॉन्ड पेयर में, और उसके बाद बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में। समझ में आई बात? जी सर। ये जी बात मैंने सर। लिखाई थी आप लोगों को, है ना। तो इसमें ये किया जाता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो बॉन्ड हैं या जो एटम्स हैं उनको हम इस तरीके से रखें कि वहां पे क्या हो? मिनिमम रिपल्सन, है ना। इसीलिए वहां पे हमने बनाया था वाटर को। तो वाटर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कैसे रखा जाता है? इस तरीके से रखा जाता है, वाटर H2O। एक सेकेंड, वाटर जो है
ये इस तरीके से। ठीक है, क्लियर। तो ये हमने आपको वहां पे बताया। तो चलते हैं अब नेक्स्ट। अगर कुछ ना समझ में आया तो पूछ लो। सर आगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक साइड में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर। सीएन का मतलब साइनाइड मत समझना, क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। यहाँ पे हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। कहीं कहीं एस लिखते हैं, कहीं कहीं जेड लिखते हैं, है ना। तो एस और जेड का थोड़ा सा आगे पढ़ोगे तुम लोग जान जाओगे, है ना। कुछ भाषा का अंतर होता है इंग्लैंड और अमेरिका की, ठीक। जी सर है। फिर है शेप, है ना। अमेरिका वाले एस लगाते, जेड लगाते हैं, और इंग्लैंड वाले एस लगाते हैं, है ना। जी सर जी। शेप और एग्जाम्पल, ठीक। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड एग्जाम्पल। ठीक। तो सबको हम एक एक करके याद करेंगे, और याद हो जाना चाहिए, है ना। नहीं जी याद सर करते हो हो तो जाएगा इसका सर। मतलब सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात। नहीं सर याद नेक्स्ट कर है, लेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चा दो है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, एसपी होगा। ठीक है। शेप कैसा होगा, लीनियर होगा। ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है बालक, वो क्या है, AgNH3 का होल ट्वाइस। क्या है, AgNH3 का, NH3 का होल ट्वाइस और प्लस आयन। ठीक है। फिर दूसरा है हमारे पास, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाए, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 आ जाए, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3 होता था, और क्या हो सकता है भाई, DsP2। क्या होगा, DsP2। ठीक। तो शेप कैसा आएगा, sp3 होगा तो टेट्रा हेड्रल आएगा कि नहीं आएगा। और टेट्राहेड्रल अगर आया, तो इसका जो एग्जाम्पल है भाई साहब, वो क्या होगा, NiCl4। ठीक है, NiCl4 - 2 आयन। और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, वो कैसा है, आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, OOH। क्लियर। अगर DsP2 होता है तो कैसा शेप आएगा, स्क्वायर प्लेनर। कैसा आएगा, स्क्वायर प्लेनर। और इस केस में क्या होगा, निकिल Cn का होल 4। ठीक है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन अंदर से हुआ है, इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, इसलिए ऐसा है। समझ जी में आई बात। जी जी। अब इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर बालकों अगर हो जाए 6, ठीक, तो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2। ठीक है। और sp3 देखो, sp3 से स्टार्ट हो या sp से स्टार्ट होता है तो आउटर होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। और अगर D2sp3, डी अगर पहले आ जाए, है ना, तो वो इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। क्या हो गया, D2sp3। और दोनों में भाई यहाँ पे शेप जो होता है ना, वो ऑक्टाहेड्रल ही होता है। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल ही होता है। और इसका एग्जाम्पल भाई प्यारा सा है K4 FeCN का होल 6। है ना। इसीलिए, क्योंकि ये दोनों को एक्सप्लेन कर देता है, नहीं, इसीलिए हम इसको लेते हैं हर बार। अब समझ में जी आया। सर जी जी। तो चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, है ना। तो एकदम ये रट लो भाई, बीबीटी, जी सर बीएससी, रट लेंगे। बीईआर, है ना, और वर्नर थ्योरी। अगर पढ़ा था तो बहुत बढ़िया है, तो फिर से पढ़ लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा, मजा आ जाएगा, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं,
क्या है, K4 FeCN का होल 6, इसी को लेके चलते नहीं। ठीक है, तो जो आयरन है हमारे पास, आयरन मतलब Fe, हाइब्रिडाइजेशन किसका निकाला जाएगा, है ना, जो सेंट्रल पे होगा, है ना। तो क्या होगा, Fe, आयरन जो है ना, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जरा बताओ तो। 26 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 26 होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होगी, यहाँ पे 2 होगी, करके देख लेना चाहे तो, है ना, कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, देख लो, क्या कर देते हैं, 4 नहीं, प्लस एक्स प्लस माइनस 6, 1 × -6 = 0, है ना। तो एक्स की वैल्यू इसमें से कितनी आ जाएगी, 6 - 4 कितना, 2, कौन सा, प्लस का, समझे। तो इसका मतलब ये है कि जो आयरन है इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, है ना। तो अब ये कितने में आ गया भाई, Fe+2, और इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 24, है ना, यही बात हुई होगी। ठीक, तो इस तरीके से इसके पास अब 24 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, अब इसका लिखना है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसका करेंगे तो कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है हम लोगों की। ठीक है, तो इसका हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक करके करेंगे, करके देख लेना, वो वाला जो करते हैं ना, 1s2, 2s2, 3s2, है ना, इस तरीके से 2p6, 2s2, 2p6, फिर क्या है, 3s2, 3p6, टोटल कितने हो गए भाई, 10 ये हो गए, और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। फिर क्या आएगा हमारे पास, 3d6, है ना, 18 और 6 कितना हो गया, 24, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए कि नहीं भर दिए गए, बोलो। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा, मतलब लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन आप लोग इस तरीके से करना, ये ले लो ट्रिक, बड़ी मजेदार ट्रिक है ये, बढ़िया है, काम करेगी। ठीक है, ये ले लो ट्रिक। तो ट्रिक में क्या करना है आपको, है ना, जैसे आयरन है, ठीक, तो आयरन को हम सिंपली लेंगे, जो उसके इलेक्ट्रॉन है जितने उतने। ठीक, अब इनको हम क्या लिखेंगे भाई, डी से पहले एस आता है ना, डी से सॉरी एस से पहले क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, और जो एस है ऑर्बिटल होता है, उसकी एनर्जी हाई होती है, तो वो बाद में आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो एस वाला यहाँ पे होगा। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे, डी पहले आएगा और एस बाद में आएगा। ठीक है, डी पहले आएगा, एस बाद में आएगा। ठीक, तो होगा क्या कि यहाँ पे डी के अंदर जो इसका नंबर, इसको उल्टा करके लिख दो, इसको क्या करो, उल्टा करके लिख दो। ठीक, तो 6 किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ, और 2 किसके साथ चला जाएगा, एस के साथ। ठीक, तो डी और एस लिख करके पलट देना है नंबर। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या करोगे, एस में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दोगे, एस में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे भाई, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऊपर वाले ये वाले, है ना। तो अब डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास, 6 ही तो बचे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि आयरन+2। ठीक, तो इसका हम कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करेंगे। ठीक, इस तरीके से देख लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि डी में कितने आएंगे, 5 सब ऑर्बिटल होते हैं ना, और उसमें सभी में 2 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे डी में 6 है हमारे पास। फिर आएगा बेटा 4s। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 4s आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 4p आएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे 4p आएगा। अब इसमें क्या करो आप, ये 6 इलेक्ट्रॉन भरो। 6 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम डिफरेंट कर ले रहे हैं। 1 2 3 4 5। एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो वही इसकी क्या करा दो, इसके साथ पेयरिंग करा दो। नहीं, अब देखो होता क्या है, हम अभी आपको आगे चल के आ, एक सीरीज बनवाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड की। ठीक, तो उसमें जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो वाले क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं पेयर करो तुम। ठीक है, तो इनको पेयर करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास है लिगेंड, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है SFL। ठीक है, SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक, तो 1 2 3 4 5। ठीक, तो इसमें होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी कभी होगा, साइनाइड जो है ना इसमें, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा देता है। तो दो तो पहले से पेयर्ड थे, और ये वाले भी पेयर हो जाएंगे ऑर्बिट। ठीक है, ये भी पेयर हो गए। क्लियर। अब हमारे पास क्या बचा, 4s और ये 4p। ठीक, तो इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे लीगेंड हैं वो आकर के जुड़ेंगे। ठीक, तो Cn जुड़ेगा इसमें, Cn जुड़ेगा इसमें, Cn जुड़ेगा इसमें, Cn जुड़ेगा इसमें, Cn जुड़ेगा इसमें। क्योंकि जब भी कभी लेगेंड इलेक्ट्रॉन देगा, डेफिनेशन में शुरू में लिखा था, वो हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वो लेकर के आएगा, और एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। तो Cn खुद ही लेकर के आया, है ना। अब यहाँ पे जरा देखो कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए, ये 2, ये D के है ना, तो कितने, D2 है ना, एक S का, D2S, और P के कितने, D2SC3। यहाँ पे ये हुआ ना, यहाँ पे Cn रह गया, इसको लिख लो Cn। ठीक है, D2SC3। ठीक, तो ये हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ गया, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कितना, D2SC3। एक बार फिर से समझ लो। ठीक है, जब भी कभी आप जो है ना, आपसे कहे कि कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालो और इलेक्ट्रॉन से लिंक करो, ठीक है, सारी कहानी इससे क्लियर हो जाएगी, अभी देखना। ठीक है, तो होगा क्या, आप क्या करो कि भाई सबसे पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ठीक, सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद क्या करो, चुपचाप ट्रिक लगा दो। इतना कौन लिखेगा, इतना कहाँ टाइम होता है ना। तो सब क्या करो, जी ट्रिक लगा दो। ठीक, तो ट्रिक में क्या करो कि उसका जो नेचुरल नाम है ना, उसको चुपचाप लिख लो। ठीक, और उसके जितने इलेक्ट्रॉन है उनको भी लिखो। ठीक, लेकिन क्या करो, डी लिखो और एस लिखो। डी को पहले लिखो और एस को बाद में लिखो। ठीक, डीएस लिखो। ठीक, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दो, जितना भी उसका एटॉमिक नंबर है उसी को, है ना, लेकिन उल्टा करके फिलिंग कर दो। एस में पहले वाला नंबर इलेक्ट्रॉन का भेज दो, और बाद वाला नंबर डी में भेज दो। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 को एस में भेज दिया और D6 को डी में भेज दिया। ठीक है, उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनको पीछे से काट दो, क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ही तो सबसे पहले बाहर निकलते हैं। तो बाहर जो होगा वो एस वाला होगा, भाई बाहर बाद में लिखा है ना, तो ये वाला बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे, उनको हमने कट कर दिया। अब हमारे पास बचे कितने, डी में जितने इलेक्ट्रॉन बचे वही बचे, तो डी वाले इलेक्ट्रॉन हमने लिखे। ठीक है, और ये 4s और ये 4p। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि होता क्या है भाई, ऑर्बिटल कहीं थोड़ी ना जाएंगे, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन ऑर्बिटल तो खाली पड़े ही होंगे ना। ठीक, तो उन सभी को हम लिख लेंगे जितने हमारे काम के हैं। ठीक, तो पी तक होता है काम का, तो हम पी तक लिख लेते हैं। ठीक,
उसके बाद क्या करेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हम पेयरिंग करवा देंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होगा तो अभी हम करवाएंगे आगे। ठीक। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होगा तो हम पेयरिंग नहीं कराएंगे, तो आगे से इलेक्ट्रॉन को भरना, लिगेंड को भरना शुरू करेंगे। ठीक। अब जितने भी खाली ऑर्बिटल दिखे उन सभी में लिगेंड जोड़ दो। जितने लिगेंड हो आपके फार्मूले में, कितने लिगेंड हैं, 6 हैं, तो 6 भर दो। 1 CN, 2 CN, 3 CN, 4 CN, 5 CN, 6 CN। समझ में आ गई बात। अब जितने CN जितने ऑर्बिटल से जुड़े हैं, इसका मतलब वो उतना ही हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। ठीक। तो कितने D, 2। S कितना, 1। P कितने, 3। क्लियर हो गई बात। तो ये पूरी ट्रिक से आपके जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सभी निकल जाएंगे। लेकिन ये ट्रिक कहाँ तक लगानी है ये ध्यान रखना है। ठीक है। 21 से लेकर के एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 29 तक लगाना। ठीक है। 30 वाले पे मत लगाना, जिंक के साथ ये फेल कर जाएगी ट्रिक। ठीक है। तो जिंक वाले के साथ यही तरीका अपनाना। ओके। क्योंकि जी ट्रिक्स सर। की बेटा लिमिटेशंस होती हैं। बस ये है कि इसी में से क्वेश्चन ज्यादा भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना। कभी पूछ लिया गया जिंक के साथ तो आप उसी तरीके को फॉलो करना। ठीक है। क्लियर, समझ जी में आ सर। गई बात। जी क्योंकि जिंक में क्या हो जाएगा बेटा, D10 हो जाएगा ना, जी जी जी। क्योंकि पूरा भरा होता है ऑर्बिट, है ना। जी, तो ध्यान नहीं। रखना। तो इस ट्रिक में इसमें यहीं तक आप जो है फॉलो करना, इसके आगे नहीं। 29 इलेक्ट्रॉन तक फॉलो करना। ठीक है। 21 से लेकर के 29 तक। जैसे एमओटी में मैंने बाबा बताई थी, है ना, वैसे ही। तो हर चीज की लिमिटेशंस हैं, तो उस लिमिटेशंस को फॉलो करके ही करना, है ना, वरना गलत हो जाएगा। अब चलो जी बताओ, यहाँ पे हम इसी से निकालते हैं पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, इधर देखो यहाँ पे सेकंड वाले पे, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, है ना। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड हैं। जी, तो ये भरे हैं सर। कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया कि नहीं हो गया, बोलो भाई, है ना। जी सर। शेप कैसा हो जाएगा, शेप कैसा हो जाएगा इसका, बोलो। यहाँ पे लिख देता हूँ शेप। शेप इसका कैसा हो जाएगा भाई, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना, बोलो। तो देखो, देख ऊपर वाले पेज पे, ये देखो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, शेप कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। तो लिख दो चुपचाप, कैसा, ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया। तो ये ट्रिक कैसी लगी भाई। बढ़िया लगी सर। चलो भाई, अब इसके आगे के एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम कल कराएंगे। और कल हम बोहर मैग्नेटॉन निकालना सीखेंगे, और कलर कौन सा कंपाउंड कलर देगा, कौन सा कंपाउंड कलर नहीं देगा, ये भी देखेंगे। ठीक है। तो वर्नर थ्योरी से रिलेटेड और बीबीटी से और सीपीआर से रिलेटेड दो बातें और रह गई, दो पॉइंट, उनको हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह बड़ा काम हो गया। ठीक। अब इस चैप्टर में कोई दम नहीं है। ठीक है। ये जी बहुत जी। आसान चैप्टर है। ओके। जी तो सर। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर फिजिक्स किस दिन पढ़ाई जाएगी? फिजिक्स भी जल्द ही पढ़ाई जाएगी, जी है ना। ठीक सर। फिजिक्स जी भी सर। जल्द ही पढ़ाई जाएगी। कौन कौन जुड़ा था, तमीमा क्लास कैसी लगी, रवि बाबू, रवि बाबू कैसी क्लास लगी भाई। जी रवि अच्छी। मतलब अच्छा, तमीमा को आवाज नहीं मिल रही है बोल ही नहीं है रही है ना। सर। तमीमा उनके बहुत परेशान रहती हैं, क्या और हुआ सर? इनका सिलेक्शन हो जाएगा ना, इसीलिए परेशान रहती हैं, कहीं घर वाले सब छूट जाएंगे तो, है ना, घर वाले से दूर रहना पड़ेगा 4 साल के लिए, तो रोटी भी इसलिए बनाने सोच पड़ेगी अपने हाथ से सर, इसलिए। जी। अभी जी तो सर। सर चाची के हाथ से खाना खा रही हैं, जब अपने हाथ से बनाएंगे तब कैसे लगेगा? नहीं, अपने हाथ से नहीं, इनके यहाँ हॉस्टल लग जाएगा। लेकिन ये है ना, भाभी बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं, तो भाभी के नहीं, हाथ का खाना तो अगर मिलेगा खाना नहीं। सर नहीं मिलेगा तो सर, है ना, तो अगर इसलिए ऐसा है। जी सर। चलो, हाँ, मेरी तरह बंक मारते रहना तुम लोग, है ना, जी लौट सर। लौट के घर आते रहना। ठीक जी जी है। सर सर। हम आते रहते हैं। अब विक्रम सर मार परेशान रहते हैं हमसे, हैं। हम बंक बहुत मारते हैं।
जी अच्छा ये सर। सर चाबी मांग लेना उनसे। हाँ हाँ मांग लेंगे। और कल ठीक सर है। वहाँ ठंडी में अगर हम खड़े नहीं रहेंगे, चाबी पहले उनसे बोल देना, विक्रम सर से वहीं पहुंचा देना। वहाँ ठंडे में आओ सर, हवा बहती है सर, ठंड लग जाएगी, कहीं दिक्कत हो जाएगी फिर। चलो हम बोल देंगे। लेकिन हम तुम ऐसा किया करो ना कि जब आया करो तो उनके घर सिग्मा के बगल में है उनका घर, है ना, उनसे नंबर मांग नहीं है लिया तो करो। नहीं, नहीं तो हम ताला वाला तोड़ देंगे एक दिन, तो उस दिन सही रहेगा फिर। अरे नहीं भाई, हिंसा नहीं फैलाओ यार, तुम गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है तुम्हें। ठीक है, चलो फिर ठीक है, हाँ। ठीक है सर, नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते।